conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran Range. अगर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हुआ तो कभी सोचा है आप कैसे बचेंगे? परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर गैर जिम्मेदार तरीके से बयानबाजी करना कितना खतरनाक हो सकता है विश्व के लिए, कभी ये भी सोचा है? आज हम बात करेंगे न्यूक्लियर वेपन्स की और हमारे साथ हैं एयर वाइस मार्शल बकुल उपाध्याय जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है TNN न्यूज़ में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आपके साथ जुड़ने में हमेशा अच्छा लगता है, आनंद आता है। थैंक यू सो मच सर। सर, जब भी विश्व में संघर्ष होता है तो न्यूक्लियर वेपन्स की जो बात होती है वो खास हो जाती है, आम हो जाती है। और इन हथियारों के बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि परमाणु हथियार है क्या, ये दूसरे हथियारों से किस हद तक खतरनाक हैं और किस तरीके से इन चीजों से डील करना चाहिए? परमाणु हथियार एक तरह से देखा जाए तो मनुष्य ने जिस चीजों का आविष्कार किया है उनमें सबसे ज्यादा खतरनाक अगर कोई चीज है तो है परमाणु हथियार। अच्छा, परमाणु हथियार इसलिए ज्यादा खतरनाक है कि इनकी ताकत बहुत ज्यादा है। कन्वेंशनल हथियारों के मिसाल जो आप हाई एनर्जी या TNT के हिसाब से देखते हैं उसके हजारों गुना ज्यादा इनकी जी। मारक शक्ति है। अब परमाणु हथियार दो तरह के होते हैं। परमाणु को यानी कि एटम को आप स्प्लिट करके करते हैं जिसको फिशन बोलते हैं, या उस एटम दो एटम्स को जोड़ के करते हैं जिसको फ्यूजन बोलते हैं। जी। ये फ्यूजन वाला जो बम है वो फ्यूजन के हिसाब से थोड़ा कमजोर है, लेकिन अब माना जाता है कि आप 100 के उसमें जाए, 100 किलोटन, 200 किलोटन, 300 किलोटन, 400 किलोटन, जब तक आप मेगा टन पे नहीं पहुंचते तब तक उसको आप फिशन बॉम्ब बोलते हैं, और जैसे आप मेगा टन में पहुंच जाते हैं उसको फ्यूजन बॉम्ब बोलते हैं। जी। दर्शक मित्रों को शायद पता होगा कि हमारा जो सूरज देवता है जी। वो एक तरह से परमानेंटली चलता हुआ फ्यूजन एटम बॉम्ब है। उनकी जो सूरज की जो भी एनर्जी है, जो भी ताकत है जो हमारे तक आती है, सारी की सारी फ्यूजन के जरिए आती है, जिसमें हाइड्रोजन के एटम जोड़ के हीलियम बनता है और उसमें से जो ताकत है। तो आप अंदाजा लगाएं कि सूरज का कोर है वो तकरीबन 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड पे है, और जब एक परमाणु हथियार फटता है तो ये 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा होता है, हालांकि ये सिर्फ 2-4 सेकंड के लिए होता है। परमाणु हथियार क्यों खतरनाक है? उनके 3 इफेक्ट्स हैं। सबसे पहले इफेक्ट तो जिसे आप बोलते हैं द ब्लास्ट इफेक्ट। ब्लास्ट इफेक्ट के अंदर खास करके एक शॉकवेव बनती है, क्योंकि इतनी सारी एनर्जी जब रिलीज होती है, जो शॉकवेव बनती है वो कारण बनती है सारे अपने बिल्डिंग्स का और जो भी फिजिकल चीजें हैं, पेड़, इन सबको नष्ट करने का कारण। दूसरे उसके साथ में होता है हीट एनर्जी, यानी कि बहुत सारी गर्मी उत्पन्न होती है। ऑब्वियसली इंसान और जानवर सबके लिए ये खतरनाक है, ठीक है। और सबसे खतरनाक जो लॉन्ग टर्म चलता है, ये पहली दो चीज जो मैंने बताई शॉर्ट टर्म है, सबसे खतरनाक लॉन्ग टर्म जो चीज होती है वो होती है फॉलआउट, न्यूक्लियर फॉलआउट, यानी कि रेडिएशन। न्यूक्लियर जो रेडिएशन होता है वो आसपास के धरती में, पत्थरों में, इमारतों में, सब में समा जाता है, और इसकी जो मात्रा है वो हमारे जीवन के लिए अनिवार्य से 10 गुनी से ज्यादा भी अधिक होती है। तो आप धीरे धीरे कैंसर के शिकार होते हैं और धीरे धीरे मरते हैं, जैसा कि लोगों ने हिरोशिमा और नागासाकी में देखा। बेस्ट एग्जांपल है वो। जी सर, विश्व में कौन कौन से देश जो है वो परमाणु संपन्न है और इसमें भारत की अभी क्या स्थिति है? जी, विश्व में वैसे देखा जाए तो 8 देश हैं जिन्होंने परमाणु हथियार बना लिए हैं। अमेरिका है, रशिया है, चाइना है, यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इजराइल और भारत और पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया। इसमें से इजराइल ऐसा देश है जिसने स्वीकार नहीं किया कि हमारे पास परमाणु हथियार हैं, लेकिन उनके पास ऐसा माना जाता है विश्व के द्वारा कि उनके पास भी परमाणु हथियार है। इनके अलावा 5 देश ऐसे हैं जिनके खुद के तो परमाणु हथियार है नहीं, पर उनकी जमीन पर परमाणु हथियार लगाए गए हैं। आप इसको बेल्जियम, नेदरलैंड्स, इटली और एक और देश है, और ये यूएसए के हथियार लगाता है अपनी धरती पे, और बेलारूस है जो रशिया की परमाणु हथियार अपनी धरती पे लगाता है। जी सर, भारत की क्या स्थिति है परमाणु हथियारों को लेकर? भारत की स्थिति यह है कि हमने अपने आप को एक न्यूक्लियर पावर घोषित कर दिया है। हमने 2 परमाणु परीक्षण किए थे, जैसे सबको ज्ञात है, 1974 और 1998। हमारा परमाणु हथियारों से
एक सीधा सा पॉलिसी ये है कि हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर से परमाणु हथियार हट जाए, जी लेकिन ये हटे इस तरह से जो एकदम विश्वसनीय हो, जिसको हम साबित कर पाए जी और जिसके अंदर फिर से हथियार बनाने की कोई गुंजाइश न रहे। अभी तक जितनी भी हमारी एग्जिस्टिंग ट्रीटीज वगैरह हैं, उनमें इन सब में इस तरह की कोई गारंटी नहीं है, ऐसा हमारा मानना है, हमारे देश का मानना जी है। इसी के बेसिस पे हमने हमारी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन बनाई हुई है। जी। सर, अगर कोई देश परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करता है तो वो कितना खतरनाक हो सकता है? जैसे कि मैंने बोला, अगर आप परमाणु हथियार का इस्तेमाल किसके खिलाफ करते हैं, वर्ल्ड वॉर टू में जो हथियार पहली बार और आखिरी बार अभी तक हुआ इस्तेमाल, एक ऐसे देश के खिलाफ हुआ था जिसके पास परमाणु हथियार नहीं थे। जी अमेरिका का हमेशा से दावा रहा है कि अगर ये हथियार से जो लोग मारे गए, हम अगर ये हथियार नहीं चलाते उससे ज्यादा मारे जाते। जी अभी एक ऐसा प्रश्न है जिसके ऊपर काफी चर्चा विचारणा हम कर सकते हैं, लेकिन खतरनाक डेफिनेटली है। एक ही बम से लाखों की संख्या में लोग मारे जाते हैं, उतना ही नहीं, जानमाल का तो नुकसान होता ही होता है, लेकिन एक लंबे समय तक 40-50 साल तक उस जगह का इस्तेमाल करना भी खतरनाक बन जाता है। जी। उस दृष्टि से देखा जाए तो परमाणु हथियार जैसी कोई खतरनाक चीज नहीं, मतलब ह्यूमंस के लिए ये बहुत ही विनाशकारी है। बहुत ही जी। विनाशकारी। सर, अगर हम फिगर की बात करें तो भारत और पाकिस्तान के पास कितने कितने परमाणु हथियार हैं? ऐसा कुछ? अंदाजन तकरीबन बराबर ही समझ लीजिए, क्योंकि कई जगह पे आप जाएंगे तो 180 बोलेंगे, कोई जगह जाएगा तो बोलेंगे भारत के पास 172 है, पाकिस्तान के पास 170 है, 170, जी 170, 72 इंडिया। जी जहां तक उनकी मारक शक्ति का सवाल है, इसमें ओपिनियन थोड़ा सा डिफर करता है लोगों का, बट जनरली ऐसा मानते हैं कि हमारे पास ज्यादा शक्ति वाले परमाणु हथियार है, क्योंकि हमारे पास फ्यूजन बॉम्ब है जिसको थर्मियोन्यूक्लियर बॉम्ब भी बोला जाता है, लेकिन पाकिस्तान के पास शायद नहीं। जी। सर, विश्व स्तर पर अगर हम बात करें तो परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को लेकर क्या पॉलिसीज हैं? परमाणु हथियार के इस्तेमाल को लेकर उनको ना प्रयोग में लाया जाए और उनको रोका जाए, उसके हिसाब से काफी प्रयत्न किए गए हैं। जी उनका सबसे पहले तो पुराने जमाने में जाए तो यूएसए और यूएसएसआर के बीच में जो एक स्पर्धा चल पड़ी थी, जिसके जी अंदर दोनों के पास 25-30 हजार के अंदर परमाणु हथियार थे, जी तो उस समय जो डॉक्ट्रिन चलती थी उसको बोलते थे मैड, जी जिसका फुल फॉर्म होता है म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। जी यानी कि आप मुझे अगर परमाणु हथियार से मारोगे तो मैं भी आपको मारूंगा, तब तक मारेंगे कि जब तक हम दोनों नाबूद ना हो जाए। यानी कि एक तरह से डेटरेंस हो गया, इस्तेमाल मत करना। जी उसके बाद शुरू हुआ उनके दोनों के बीच में सॉल्ट, स्ट्रेटेजिक आर्म्स जी लिमिटेशन ट्रीटी, सॉल्ट 1 सॉल्ट 2 हुआ था। सॉल्ट 1 काफी हद तक सक्सेसफुल रहा, जिसके तहत दोनों देशों ने काफी अपने परमाणु हथियार कम किए, लेकिन सॉल्ट 2 निष्फल रहा। यूएस सेनेट ने उसको पारित नहीं किया और उसके बाद से जी ये यूके, फ्रांस, इन लोग कभी कभी जुड़े नहीं सॉल्ट में। इंडिया भी पार्ट में खैर था नहीं, हम बाद में बने हैं न्यूक्लियर। फिर है एनपीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। जी ये अस्तित्व में आई थी 5 मार्च 1970 में, 1970 के अंदर। अच्छा, इस ट्रीटी की परेशानी ये है कि उन्होंने बोला कि विश्व के अंदर जो 5 घोषित परमाणु शक्तियां हैं, जिनके जी अंदर रशिया, चाइना, फ्रांस, यूके और यूएसए आते हैं, जी उनके अलावा किसी और को अधिकार नहीं है। और ये उन्होंने निर्णय लिया था एक तारीख को लेके, 1 जनवरी 1967, जी 1 जनवरी 1967, कि जब इस तारीख तक जिस भी देश ने न्यूक्लियर या परमाणु परीक्षण कर लिया है वो परमानेंट मेंबर है। जी तो इनके पास तो हथियार रहेंगे, बाकी के पास नहीं रहेंगे। जी इनफैक्ट यही एक चीज है जो भारत को खलती है, जी इसलिए भारत ने एनपीटी में अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए। नहीं किए हैं। सर, अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, फिर से उसमें परमाणु हथियारों का इस्तेमाल पर पाकिस्तान ने एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दिया कि हम इस्तेमाल करेंगे। तो सर, उनकी क्या पॉलिसी है परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को लेकर? और साथ ही हमें पता है कि भारत की नीति है नो फर्स्ट यूज की, उसके बारे में बताइए आप। जी, पाकिस्तान की नीति है, इसको हम सरल भाषा में कहें, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं न्यूक्लियर ब्रिंकमैनशिप। जी अब इसको सरल भाषा में हिंदी में समझाने के लिए मैं आपको बोलता हूँ, मान लीजिए संकरा रास्ता है, 2 गाड़ियां आमने सामने आ रही हैं, रास्ता है लेकिन रास्ता देने के लिए दोनों में से कोई भी तैयार नहीं। जी बोला जो पहले डर गया, जो पहले ब्लिंक कर गया,
वो साइड में होके हट जाएगा, दूसरा तेजी से निकल जाएगा। जी तो पाकिस्तान एक तरह से न्यूक्लियर ब्रिंकमैनशिप कर रहा है हमारे साथ, जिसके अंदर वो हमेशा अपने को न्यूक्लियर हथियारों का डर दिखाता रहा है। नॉट हमको अकेले को नहीं, पूरी दुनिया को दिखाता रहा है, विश्व को दिखाता रहा है। बोला कि ये दोनों हथियार देश परमाणु हथियारों से लैस है। अगर हमने जी जंग छेड़ गई और हमने न्यूक्लियर इस्तेमाल किया तो फॉल आउट से सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया अकेले इम्पैक्टेड नहीं होंगे, इनको जी सिर्फ असर नहीं होगा, पूरी दुनिया को असर होगा। जी तो ये एक तरीका था जो उन्होंने लगाया था। एक खास तकनीक उनकी थी कि हमारे पास जो कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेस है वो जी इंडिया का मुकाबला नहीं कर नहीं सकते। कर सकते। जी तो इंडिया की जो कन्वेंशनल सुपीरियोरिटी है उसको क्या बोले एक तरह से डिटर करने के लिए उन्होंने ये न्यूक्लियर बम की अपनी पॉलिसी बनाई थी, जिसके अंदर उन्होंने बोला था कि हम फर्स्ट यूज फर्स्ट यूज करेंगे, करें। और उनकी पूरी पॉलिसी सिर्फ भारत केंद्रित है। जी अभी तक हालांकि उन्होंने लिखित में ऐसा कुछ दिया नहीं, बट उनकी पूरी की पूरी भारत केंद्रित। जी तो ये उनकी नीति है, उनकी डॉक्ट्रिन है, एक तरह से बोला जाए तो। जी भारत की डॉक्ट्रिन जैसा आपने बताया, जैसे कि नो फर्स्ट यूज। जी नो फर्स्ट यूज का मतलब है कि हम पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे। जी अगर हम पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे मतलब कि हम हमारे अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि अगर कोई देश, पाकिस्तान हो चाहे कोई और हो, हमारे पर न्यूक्लियर हथियार से हमला करता है तो हम उस हमले को सहन कर पाए जी और उसके बाद उसका हम जवाब दे पाए। जी उसको बोलते हैं क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस, यानी कि विश्वसनीय डेटरेंस की दुनिया को पता होना चाहिए कि हमारे में एक जी क्षमता है। जी और ये क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस मेंटेन करना है। इसको मेंटेन करने के लिए एक ट्रायड बनाया जाता है जिसके अंदर जल, थल और वायु जी तीनों जगह से हम न्यूक्लियर हथियार को इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां तक मेरा ख्याल है, ये जो अपनी न्यूक्लियर सबमरीन अरिहंत, जी वो ट्रायड का लास्ट हिस्सा था जिसको हमने ऑपरेशनल किया था, और 2018 में उन्होंने पहली डेटरेंस पेट्रोल करी थी इंडियन ओशन में, जी जिसके तहत हमने अपने ट्रायड का निर्माण किया। भारत की नीति में दो चार चीजें और हैं। यह है कि हम अपनी तरफ से जो नॉन न्यूक्लियर कंट्री हैं उनके ऊपर न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन इसमें एक उन्होंने प्रावधान दिया है कि अगर कहीं पर भी हमारे देश में हमारी सेनाओं के ऊपर केमिकल और बायोलॉजिकल हथियार से हमला हुआ तो हमारे पास अधिकार है कि इसका जवाब हम न्यूक्लियर से देंगे। जी अब ये इसलिए कि भारत ने द बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन एंड द केमिकल वेपन्स कन्वेंशन, ये दो कन्वेंशन है, इन दोनों के हस्ताक्षर भी किए हैं और हमारी पार्लियामेंट ने इनको पारित भी किया है। जी मतलब हम ना केमिकल और बायोलॉजिकल हथियार बनाएंगे और ना ही किसी को देंगे और ना ही कभी उसका इस्तेमाल करेंगे। जी तो इसके रहते हुए ये हमारी डॉक्ट्रिन के अंदर ये डाला गया था, और लास्ट में ये भी कहा गया कि हम पूरी तरह से कोशिश में जुड़े रहेंगे कि पूरा जी विश्व जी डिसआर्मामेंट में हो जाए और कहीं पर भी कोई न्यूक्लियर हथियार न रहे। जी ये हमारी डॉक्ट्रिन है। जी सर, अभी ऑपरेशन सिंदूरा तो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम की बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, तो मैं ये जानना चाहूँगी आपसे कि हमारा इंडिया का मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में आपसे जानना चाहूँगी, और साथ ही अगर न्यूक्लियर हमला होता है तो क्या हमारा ये एयर डिफेंस उसका सामना कर पाएगा, मतलब किस तरीके से वो टैकल होता है फिर? जी बिल्कुल। देखिए, ये तो मल्टी लेयर्ड आपने बताया, जिसके अंदर हमारे पास रडार सेंसर्स होते हैं, सैटेलाइट्स हैं, एक इंटीग्रेटेड नेटवर्क है जिसे भारतीय वायुसेना IACCS कहती है, इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, जिसके तहत पूरे देश भर के रडार्स का पिक्चर एक साथ जी लाके एक कंपोजिट पिक्चर तैयार किया जाता है, जिसमें हम पूरे देश का भी हालत देख सकते हैं, पूरे किसी एक हिस्से का भी हालत देखना है तो उसको देख सकते हैं। एनीवे, तो ये तो IACCS हो गया। इसके जी साथ सारे वेपन सिस्टम्स इंटीग्रेटेड हैं। जी तो सिस्टम तो हमारे पास लॉन्ग रेंज है S-400, लॉन्ग रेंज के बाद मीडियम रेंज के अंदर हमारे पास आकाश हैं, पिचोराज हैं, जी ठीक है, और हमारे पास शॉर्ट रेंज के अंदर अभी आजकल वो आ गए हैं, विशोराड्स हैं, स्पाइडर्स हैं, जी एंड इग्लास शोल्डर फायर्ड मिसाइल्स हैं, और L-70 गन्स हैं। थोड़े और चीजों का भी डेवलपमेंट जी हो रहा है, वो भी इसमें इंटीग्रेट हो जाएंगे। जी हमारे पास एक डायरेक्टेड एनर्जी वेपन का भी प्रयास चल रहा है, जिसके अंदर कोई जी हथियार या कोई क्या बोलते हैं गोला बारूद नहीं होता, खाली लेजर का इस्तेमाल करके जी जो मिसाइल्स वगैरह आ रहे हैं इनका हम जी उनको हम नष्ट कर सकते हैं। जी ये पूरे सिस्टम को कहीं कहीं आकाश तीर के नाम से भी जाना जाता है, और मेरे ख्याल से पिछले कुछ दिनों में इसके ऊपर काफी चर्चा आई हुई। जी जी जहां तक रहा न्यूक्लियर हमले का सवाल, तो उसके पास हमारे लिए 3 फेज के अंदर डेवलपमेंट है। फेज 1 एंड फेज 2 कंप्लीट हो गए। फेज 1 के अंदर है हमारे पास पृथ्वी एयर डिफेंस, PAD बोलते हैं इसको, जी जिसके अंदर हम पृथ्वी मिसाइल का इस्तेमाल करते हैं। जो भी न्यूक्लियर
वाला मिसाइल अगर हमारे पर कोई दागता है। जी फेज 2 के अंदर एक हमने एयर इंटरसेप्टर बनाया है जिसका रेंज 300 किलोमीटर से लेके 3000 किलोमीटर का हो सकता है। जी इसके अंदर हम जबकि एक न्यूक्लियर मिसाइल जो लंबी दूरी की चलती है उसकी जी। फ्लाइट होती है वो दो तरीके से होती है, पहले स्पेस में जाता है जी और उसके बाद री एंट्री करता है। तो इसको जो फेज 2 वाला जो मिसाइल है अपना, वो हम उनको जस्ट अबाउट स्पेस के अंदर में उसको तोड़ सकते हैं, जी। उसको हम मार गिरा सकते हैं। जी और लिमिटेड कैपेबिलिटी है उसकी हाइपरसोनिक, यानी कि आवाज की गति से 5 गुना ज्यादा जी। भी अगर कोई मिसाइल आ रहा है आपकी तरफ उसको जी। भी वो तोड़ सकता है, लेकिन वो जी। लिमिटेड है। जी फेज 3 जिसके अंदर एडी और एरियल इंटरसेप्टर 2 बनाया जाएगा, उसकी जी। मारक क्षमता होगी 3 से 5000 किलोमीटर की। जी और वो आने वाले मिसाइल को अपना स्पेस के अंदर भी, अवकाश के अंदर भी और अपने हवामान के अंदर भी, एटमॉस्फेयर के अंदर भी जी। उसको मार गिरा सकता है। जी ये डेवलपमेंट में है, इसका अभी चार्ज। अच्छा, ये जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ सारी जी। की सारी ओपन सोर्स में है, जी। अवेलेबल है, कोई भी जी। इसके अंदर गोपनीय जी। बात है नहीं। तो ये हमारा अगेंस्ट न्यूक्लियर वेपन्स है, जी ठीक है। तो काफी लेयर्ड है। हाँ, S-400 मिसाइल्स जिसकी काफी चर्चा में रही अभी, उनका भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं न्यूक्लियर हमले को रोकने के लिए। जी सर, हमने देखा अभी ये जो संघर्ष चल रहा है भारत पाकिस्तान के बीच में, उसमें बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियंस हैं, चाहे यहाँ से हो चाहे दूसरी साइड से हो, भी बहुत ही बयानबाजी न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर कर रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि पाकिस्तान का रवैया रहा एक न्यूक्लियर ब्रिंकमैनशिप करने का, और इसके चलते हुए भारत ने काफी हमलों के बाद कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, कोई सेना का आक्रमण नहीं किया, कोई टेररिस्ट ठिकानों पे नहीं किया, जैसे आपको मालूम है मुंबई अटैक वगैरह के बाद। प्रथम बार जब इसका हमने इसको बोलते हैं कि न्यूक्लियर ब्लफ को कॉल आउट कर रहे हैं, यानी कि हमने उनकी बात को बोला कि आप चला सकते हो तो चलाओ, हमारे पास भी हैं। जी वो उरी सर्जिकल स्ट्राइक से हमने शुरू किया। दूसरी बार वो छोटा सा था, उतना ज्यादा एस्केलेटरी लेवल में था नहीं। जी दूसरी बार हमने किया बालाकोट हमला। जी बालाकोट हमले के अंदर हमने हवाई जहाज का इस्तेमाल किया, जो कुछ हद तक पाकिस्तान उपयोग के जी। अंदर गए थे, वहां से उन्होंने अपने हथियार फेंके थे। तो ये दूसरा उदाहरण था, और आपको इस बार तीसरी बार है जिसके अंदर हम खाली पीओके के अंदर नहीं, बल्कि पंजाब में भी हमने जी जो आतंकी ठिकाने थे उनके ऊपर हमने हमला किया। जी तो इस तरह से ये जो बयानबाजी चल रही है वो इसी संदर्भ में है। जी पाकिस्तान बोलता है कि देखिए ज्यादा परेशान मत करें हमें, हमारे पास एटम बम है, हम चला देंगे तो बहुत परेशानी होगी। इंडिया बोलता है आपने बहुत चला लिया अपना एटम बम का धमकी, हमारे पास भी है और हमारे पास क्रेडिबल डेटरेंस है, हमारे पास ट्रायड भी है। आप हमारे पास चलाएंगे तो हम इतना चलाएंगे कि आप दुनिया से गायब हो जाएंगे। तो ये बयानबाजी के पीछे एक सिग्नलिंग है, जी इसके पीछे एक आत्मविश्वास की झलक है। जहां तक भारत का सवाल है जी कि हमारे पास अभी शक्ति है, हमारे पास अभी पावर है कि हम आपकी न्यूक्लियर धमकियों से या गिदड़ भक्तियों से डरेंगे नहीं, जी और हम आपको आप मुंह तोड़ जवाब देंगे, जो कन्वेंशनल तरीका है। जी हम चाहते बिल्कुल भी नहीं कि न्यूक्लियर वॉर हो, हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं, हमारी ऐसी कोई इच्छा नहीं है, जी पर अगर आप हमको मजबूर करेंगे तो हमारे पास भी है। पाकिस्तान भली भांति जानता है कि वो न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन एक क्वेश्चन मार्क है, एक सवाल है, एक प्रश्न चिन्ह है जो हमेशा रहेगा, क्या वाकई में नहीं इस्तेमाल करेगा। बस इसी चीज का फायदा उठाने के लिए पाकिस्तान के साइड से उनकी बयानबाजी चल रही है। जी सो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।